अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल 12.6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इसको डिस्क्राइब करेंगे। इस लेक्चर में हमने बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो इसलिए आपने इस लेक्चर को जो है वो केयरफुली समझना है और इन कैलकुलेशंस को आफ्टर द लेक्चर कर लेना है ताकि आपको बाद में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सपोज करें कि आपके पास एक स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर जो है वो एक चार्ज पड़ा हुआ है जिसको प्लस क्यू से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। अब आपको पता है कि चार्ज के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस स्फेयर में से बाहर आएगा जिसको हमने ई से डिनोट किया हुआ है। अब अगर आपको याद हो तो हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है उसको पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है उसको हमने किस तरह से सीखा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको सीखा था। जो फाई है वो किसके इक्वल है, ई डॉट ए के इक्वल है। अब ये वाला जो फार्मूला हमने सीखा था ये उस केस के अंदर वैलिड था जब हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो फ्लैट हो। अगर हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो कर्व हो, यानी इस जैसे ये स्फीयर के केस में आपको नजर आ रहा है, तो ये फार्मूला जो है वो वैलिड नहीं है। अब फार्मूला हमने यही सीखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, और इस आर्टिकल में हमने करना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट है थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज। तो फिर इस फार्मूले को किस तरह से वैलिड बनाया जाए, अब इस पे ज़रा गौर करें। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी स्फेयर है, इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है इसको मैं स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। जैसे फुटबॉल की सरफेस के ऊपर जो है वो स्मॉल पैचेस होते हैं और हम हर पैच को एक फ्लैट जो एरिया है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को वैलिड बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस सरफेस इस स्फेयर की जो सरफेस है उसको स्मॉल पैचेस के अंदर क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। Total surface area of sphere is divided into small patches having magnitude delta A1, delta A2, delta A3। यानी पहले वाले एरिया की डेल्टा A1, तो इसी तरह से जो दूसरा पैच होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा A2, इस तरह से सो ऑन डेल्टा AN। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेक्टर एरिया होंगे इन्हीं सरफेस एरिया के, उसको बोल्ड करके लिखा हुआ है एंड द वेक्टर एरियाज आर। और अब आप देख रहे हैं कि हर पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, तो पैच 1 में से जो पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं कह देता हूँ वो E1 है। सिमिलरली पैच 2 में से पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई, E2, और 3 में से पास करने वाली E3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये डेल्टा AN जो वेक्टर एरिया है उसके जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EN हो गई। अब इस सरफेस में से हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है और इस सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस में से पास करने वाला, वो इन सारे एरिया में इन सारे एरियाज के अंदर में से जो फ्लक्स पास करेगा वो इसके सम के इक्वल होगा। यानी जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, जितना फ्लक्स इस फर्स्ट एरिया में से पास कर रहा है, और फर्स्ट एरिया का जो फ्लक्स है उसको मैं φ1 कह देता हूँ। इसी तरह से जो सेकंड एरिया का फ्लक्स है वो क्या होगा φ2, और जो nth एरिया का फिजिक्स है वो क्या होगा, nth एरिया का जो फ्लक्स है वो क्या होगा φn। अगर हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, जिसको ये लिखा हुआ है कि टोटल फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल द फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द एरिया जो हमने स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब फ्लक्स की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका जो फार्मूला है यानी E इंटू ए, और इस केस के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फॉर पैच 1 उसको हमने E1 का नाम दिया है, और जो इसका जो सरफेस वेक्टर एरिया है उसको डेल्टा A1 का नाम दिया है। तो φ1 की जगह क्या लिख देंगे, E1 इंटू डेल्टा A1, सिमिलरली प्लस E2 डेल्टा A2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इस सरफेस एरिया पे गौर करें तो इसमें से पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है, और इस सरफेस एरिया की जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन है। आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में ही मैंने आपको बताया था वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होती है। यानी वेक्टर एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और वो सारे पैचेस के लिए क्या होंगे, पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो एंगल है वो आपको पता है क्या होता है, ज़ीरो। तो इस केस के अंदर
इन सब केसेस के अंदर बल्कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो वेक्टर एरिया है उसके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा किसके इक्वल है, ज़ीरो के, और कॉस ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिड्यूस हो जाएगा, कॉस ज़ीरो पे क्या होता है, वन होता है। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, E1 इंटू डेल्टा A1। तो यहाँ से हमने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि E1 डेल्टा A1 को जब हमने ओपन किया, चूँकि एंगल ज़ीरो है, तो वो E1 इंटू डेल्टा A1, और ये मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है जिसको हमने बोल्ड नहीं किया। इस तरह से जो बाकी टर्म्स हैं इनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे आप गौर करें तो अगर आप ये जो सरफस एरिया है हमारा इस सफ़ेर का, इसकी सरफस के जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर एरिया में से जो पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। यहाँ पे भी लिखा भी है, as the direction of electric field intensity and the vector area is same for each patch pair for angle between them। ये प्रीवियस इक्वेशन है, और ये वाली इक्वेशन जो है वो हमने सिमेट्री की वजह से लिखी हुई है कि ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द सरफेस, जो E1 यानी इस केस के अंदर फॉर फर्स्ट पैच के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेकंड पैच के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं तो इनकी जो वैल्यू है स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से वो भी क्या होगी, इक्वल। यानी E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 सो ऑन इज इक्वल टू सम वैल्यू E। और E की वैल्यू जो है वो हमें पता है, आपने इस चैप्टर का जो सेकंड आर्टिकल है उसमें पढ़ी थी, किसके इक्वल होती है, के क्यू ओवर आर स्क्र, या के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्र के इक्वल होती है। अब यही जो हमने सिंप्लीफिकेशन की हैं इसको इस इक्वेशन के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो देखें, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अंदर E1 E2 E3 की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, E सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों, क्योंकि E1 E2 En को हमने किसके इक्वल यहाँ से प्रूव कर लिया कि वो E के इक्वल है। अब यहाँ से इस इक्वेशन में देखें कि जो टर्म E है वो सारी टर्म्स के अंदर क्या है, कॉमन है। तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यही वाली इक्वेशन की फॉर्म जो है वो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें देखें ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है, और ये वाला क्या बन रहा है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, यानी ये सम ऑफ ऑल द एरियाज जिसमें हमने उस स्फेयर की सरफेस को डिवाइड किया था। अगर इन सब का सम करें तो वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर बन जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर आपको पता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। और अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू लिखी थी उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। देखें 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल। तो जो इस सरफेस में से पास करने वाला फ्लक्स है यानी क्लोज सरफेस में से, उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या बनेगा, Q ओवर एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एंड पे एक इसी आर्टिकल में एक छोटा सा और आर्टिकल है जो कि इसकी हेडिंग जो है वो उसी आर्टिकल की हेडिंग के नीचे है। तो जिसको मैंने इसकी हेडिंग इस तरह से बनाई है, डिपेंडेंस ऑफ शेप ऑफ क्लोज सरफेस ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, के जो शेप है क्या वो डिपेंड करती है कि नहीं करती इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, कि अगर शेप को वेरी करें तो क्या उसमें से जो पास करने वाला फ्लक्स है वो भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो ग्रीन सरफेस है ये स्फेरिकल सरफेस है यानी स्फेयर की फॉर्म में, और ये जो उसके बाहर सरफेस है ये जिस पे एस लिखा हुआ है ये कौन सी सरफेस है, ये इरेगुलर शेप की सरफेस है। यानी इसकी जो शेप है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये इरेगुलर शेप है कोई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस में भी से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और उतनी ही लाइंस जो हैं ये इरेगुलर सरफेस में से पास कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस जो है वो उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द मीडियम, के जो मीडियम है इस क्लोज सरफेस के अंदर वो कौन सा है। तो अब इस कंक्लूजन को रीड कर लेते हैं, आपने इसको केयरफुली मेमोराइज करना है। The total flux through the closed surface does not depend upon the shape or geometry of the closed surface. It depends upon the medium and the charge enclosed by it। और मीडियम पे किस तरह से, क्योंकि अभी हमने इसका फार्मूला जो है वो देखा था वो किसके इक्वल होता है,
क्यू ओवर एप्सिलॉन। तो इसमें देखें क्यू जो है वो चार्ज है और एप्सिलॉन जो है वो किसकी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की। अगर हम फ्री स्पेस की बजाय कोई और मीडियम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो बुक का जो नेक्स्ट आर्टिकल है हम उसको डिस्क्राइब करेंगे।